नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में। आज की वीडियो का टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का परिचय। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी बाल्यावस्था एवं विकास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की प्लेलिस्ट चल रही है, जिसका आज 22वां लेक्चर है। यदि आपने पिछले 21 लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1950 के दशक में स्विस मनोवैज्ञानिक जिया पियाजे ने एक मॉडल दिया जो संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास की अवस्थाओं से संबंधित है। जिया पियाजे द्वारा दिए गए इस सिद्धांत को वर्तमान में दी गई सबसे प्रभावशाली सिद्धांत के रूप में लिया जाता है। पियाजे के सिद्धांत की इस आधार वाक्य पर आधारित है कि बालक एक वैज्ञानिक है। कम उम्र में बालक की वैज्ञानिक खोज उसकी संज्ञानात्मक क्षमताओं के कारण सीमित होती है, क्योंकि उनमें विकास अभी तक होना होता है, परंतु हर एक अवस्था में बच्चे सक्रिय रूप से इस संसार को खोजने का प्रयास करते हैं। यानी कि जिया पियाजे के द्वारा ये कहा जाता है कि बालक एक वैज्ञानिक है। कम उम्र में बालक की वैज्ञानिक खोज उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं के कारण सीमित होती है। यानी कि जो उनकी संज्ञानात्मक क्षमता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ होता है, जो अभी एक ऑनगोइंग प्रोसेस में होता है। यानी कि अभी वो चल रहा होता है, धीरे धीरे उसमें विकास हो रहा होता है। लेकिन और यहाँ पर बताया गया कि हर एक अवस्था में बच्चे सक्रिय रूप से इस संसार को खोजने का प्रयास करते हैं, और जो बच्चे की जो अवस्थाएं होती है, और हर अवस्था में वो सक्रिय रूप से संसार को खोजने का प्रयास करता है। जैसे बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, इन अवस्थाओं के बारे में हमने पहले जाना था। तो इनके द्वारा वो संसार को खोजने का प्रयास करता है, उनके द्वारा संज्ञानात्मक क्षमताएँ बच्चे में होती हैं। पियाजे का यह सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का एक स्तर सिद्धांत है जो कि क्रमबद्ध स्तरों पर स्वयं में गुणात्मक परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। यद्यपि बालक की निपुणता का विकास प्रत्येक स्तर पर उसके पिछले स्तर के आधार पर ही चित्रित होती है, अर्थात जिस तरह का विकास पिछले स्तर पर हुआ है, नए स्तर का विकास उसी आधारशिला पर होता है। यानी कि जो बच्चे का विकास पिछले स्तर में हुआ है, वो अगले स्तर के विकास के लिए आधारशिला का काम करेगा। उदाहरण के लिए यदि हम लेते हैं तो बच्चा सबसे पहले पेंसिल से लिखना शुरू करता है। यहाँ पर लिखना है उसे, लेकिन पेंसिल की मदद से, और जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो उसे अब पेन की सहायता से लिखना शुरू कर देता है या लिखना प्रारंभ करवा देते हैं। तो जब वो पहले पेंसिल से लिख रहा होता है तो यहाँ पर वो पिछले स्तर का कार्य, हम इसको उदाहरण के लिए मान लेते हैं। और यहाँ पर यदि वो कुछ गलतियाँ करता है तो उसके लिए रबड़ एक उपयोगी होती है। लेकिन जैसे बाद में वो पेन का उपयोग करने लग जाता है तो आधारशिला का कार्य तो अभी भी उसका वही काम कर रहा है कि वो पहले पेंसिल से कार्य कर रहा था, लेकिन अब के टाइम पर वो पेन से कार्य कर रहा है। और आधारशिला अभी भी वही है कि लिखना उसको उसी तरीके से जैसे वो पेंसिल से लिख रहा था, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा विकास हो गया है, उसके लिखने की क्षमता में थोड़ा विकास हो गया, जिससे वो गलतियाँ कम कर पा रहा है, और उससे गलती की अपेक्षा भी कम रखी जाती है। यहाँ पर वही बताया गया है, अर्थात पिछले स्तर का विकास नई निपुणता के लिए आधारशिला का कार्य करता है। यानी कि एक नई निपुणता हो गई उसके लिए पेन से कार्य करना, कि यदि वो पेन से लिखता है, लेकिन जो पेंसिल से लिख रहा था उसके लिए वो आधारशिला का कार्य कर रहा है जब वो पेन से लिख रहा है। साथ ही ये विशेषताएं उन विशेषताओं से भिन्न होती हैं जो कि बालक के पिछले स्तर पर प्रदर्शित और प्रमाणित की हैं। यानी कि अब जो विशेषता है पेन से लिखना और पेंसिल से लिखना, इन दोनों विशेषताओं में भिन्नता है, क्योंकि एक जगह गलती की गुंजाइश हो रही थी और एक जगह कम गुंजाइश हो रही थी है। अतः वे व्यक्ति जो इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं वह यह विश्वास करते हैं कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में अचानक अंकुरित होने वाले परिवर्तनों की अपेक्षा रखनी चाहिए, न किन्वारत और निर्बाध विकास की, यानी कि जो इंटरप्ट कर रहे हो ऐसे विकास की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। पियाजे का सिद्धांत विस्तृत रूप से क्षेत्र प्रधान भी है, जो इस बात की भविष्यवाणी करता है कि वे बच्चे जो एक क्षेत्र में संज्ञानात्मक विकास दिखाते हैं उन्हें तुलनीय रूप से दूसरे क्षेत्रों में भी संज्ञानात्मक विकास को प्रकट करना चाहिए। हालांकि बच्चे सभी क्षमताओं पर समान रूप से दक्षता प्राप्त करते प्रतीत नहीं होते हैं। इसके लिए जिया पियाजे प्रस्तावित करते हैं कि यद्यपि सभी क्षेत्रों में योग्यताएं सामान्यतः साथ साथ विकसित होती हैं, फिर भी एक योग्यता का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में होने और इसके बाद इसका प्रदर्शन अन्य क्षेत्र में होने में समय लगता है। यानी कि यहाँ पर साधारण भाषा में हम समझें या बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो यदि कोई बच्चा दो क्षेत्रों में अपने संज्ञानात्मक विकास को दिखाता है तो ऐसा हो सकता है या ऐसे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो दोनों क्षेत्रों में कम अपनी निपुणता का प्रदर्शन कर पाए।
जैसे हम अगली स्लाइड में जानेंगे इसको एक उदाहरण के द्वारा। पियाजे इस संकल्पना को हॉरिजॉन्टल डेक्लेज का नाम देते हैं, जिसकी यहाँ पर थोड़ी परिभाषा दी गई है। प्रदर्शन के स्तरों पर अस्थायी अंतर, जो कि एक बालक विभिन्न संज्ञानात्मक क्षेत्रों या गतिविधियों में किसी एक विकास के स्तर पर प्रदर्शित होता है, इसे हॉरिजॉन्टल डिक्लेज कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल डिक्लेज की एक परिभाषा के स्वरूप में दिया गया था। दूसरे शब्दों में कहा गया है कि विकास प्रायः क्षेत्र सामान्य होता है। एक बच्चा जिसमें गणित और भाषा दोनों में तुलनीय स्तर पर प्रदर्शन करने की क्षमता है, फिर भी इन दोनों में किसी एक विषय में कुछ हद तक उस स्तर के प्रदर्शन में कुछ विलंब हो सकता है, जब तक कि विकसित योग्यता पूरी तरह पकड़ नहीं बना लेती है। अतः शिक्षक विद्यार्थियों से एक समय में कई क्षेत्रों में समान प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं, जो भले ही समान संज्ञानात्मक स्तर पर हो। यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर दिया गया कि गणित और भाषा दोनों में तुलनीय स्तर पर प्रदर्शन करने की क्षमता है, यानी कि दोनों में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता उस बालक में अभी उपस्थित है, लेकिन किसी एक विशेष विषय में, यानी कि या तो गणित में या फिर हिंदी में, उसको स्तर को प्रदर्शन करने में थोड़ा समय लग सकता है, जब तक कि विकसित योग्यता पूरी तरह पकड़ नहीं बना लेती। यानी कि क्षमता है लेकिन प्रदर्शन करने में समय लग रहा है। वो उसके कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चे को अभी और अधिक अभ्यास की ज़रूरत है, या कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं। अतः शिक्षक विद्यार्थी से एक समय में कई क्षेत्रों में समान प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब भले ही उसको दोनों में समान प्रदर्शन करने की क्षमता है, तुलनीय स्तर पर समान प्रदर्शन करने की क्षमता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि अभी उसको अधिक समय लग सकता है। जैसे हिंदी में, अभी भाषा का अभी हम उदाहरण ले लेते हैं हिंदी में। तो हिंदी में वो विद्यालय में पढ़ रहा है, घर में आके वो एक स्वाध्ययन कर ले रहा है, तो यहाँ पर उसका इतने काम में हिंदी में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ये काफ़ी हो जा रहा है उस बालक के लिए। लेकिन गणित में उसी जगह देखा जाए तो गणित में वो विद्यालय में भी पढ़ रहा है, स्वाध्ययन भी कर रहा है घर पे आके, लेकिन उसको एक एक्स्ट्रा ट्यूशन की भी ज़रूरत पड़ती है, या हो सकता है किसी केस में ना पढ़े। लेकिन यदि अभी हम मान लेते हैं कि उसको ट्यूशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो 3 जगह पढ़ रहा है, उसके बाद स्वाध्ययन भी कर रहा है, अपने अभ्यास भी कर रहा है घर पे, तो उसको थोड़ा इन सब चीज़ों में समय लग सकता है। लेकिन उनके तुलनीय स्तर पर प्रदर्शन करने की क्षमता समान है, भले ही उसको गणित में प्रदर्शन करने में समय लग रहा है हिंदी के मुकाबले या भाषा के मुकाबले। पियाजे के सिद्धांत में 4 संकल्पनाएं दी गई हैं जो संज्ञानात्मक विकास की विशिष्ट प्रक्रिया हैं, जिनमें 4 हैं। पहला अनुकूलन, दूसरा आत्मसातकरण, तीसरा सामंजस्य, चौथा समतुल्यन। तो इनको हम अगली स्लाइड में विस्तार से जानेंगे। पहला अनुकूलन, मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को व्यवस्थित करने की प्रवृत्ति के क्रम में बालक का वातावरण के अनुसार मानसिक संरचना को रूपांतरित करने की प्रवृत्ति को प्राप्त करते हैं। यानी कि मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को उनको एक व्यवस्थित करने के लिए बालक वातावरण के अनुसार, जिस वातावरण में अभी वो हैं, उसके अनुसार अपनी मानसिक संरचनाओं को परिवर्तित करते हैं, उसके अनुरूप ढालते हैं। तो यहाँ पर अभी हम जानेंगे बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाली यह परस्पर क्रिया के द्वारा प्राप्त समतुल्यन को पियाजे ने अनुकूलन का नाम दिया है। यानी कि बालक वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल रहा है, या अपने मानसिक स्थितियों को, मानसिक संरचनाओं को उस वातावरण के अनुकूल ढाल रहा है, इसे अनुकूलन का नाम दिया गया है। अनुकूलन की प्रक्रिया में 2 मूल प्रक्रियाएं सम्मिलित रहती हैं, जिनमें पहली है आत्मसातकरण और सामंजस्य। दूसरा है आत्मसातकरण। आत्मसातकरण तब होता है जब लोग अपनी मौजूदा बौद्धिक संरचना का प्रयोग संसार बाह्य जगत को समझने के लिए करते हैं। आत्मसातकरण में किसी नई चीज़ को समझने का प्रयास पूर्व धारित ज्ञान के आधार पर किया जाता है। इसमें नई सूचनाओं को मौजूदा बौद्धिक संरचनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। यानी कि बाह्य जगत को समझने के लिए जो उसमें अभी उपस्थित बौद्धिक संरचना है, उनका प्रयोग करता है संसार को समझने के लिए। इसमें नई सूचनाओं को जो मौजूदा उसमें बौद्धिक संरचनाएं हैं, यानी कि जो उसमें पहले से सूचनाएं अभी हैं, उनके साथ जोड़ने का प्रयास करता है। तीसरा सामंजस्य, यह जिसे सामंजन भी कहा गया है। सामंजन तब शुरू होता है जब व्यक्ति अपनी पूर्वधारित मानसिक पद्धति को नए वातावरण के साथ संतुलन स्थापित करने के लिए परिवर्तित करता है। यह नई सूचनाओं के साथ मौजूदा मानसिक पद्धतियों में बदलाव या फिर नई पद्धति के निर्माण से संबंधित है। यानी कि
जो उसमें पूर्वधारित मानसिक पद्धति है जो वातावरण है उसके साथ संतुलन करने के लिए परिवर्तित करता है। व्यक्ति द्वारा अपनी बौद्धिक संरचना में वातावरण की आवश्यकता के अनुसार समायोजन या परिवर्तन करना सामंजन है। यानी कि जो व्यक्ति में पहले से ही बौद्धिक संरचनाएं हैं और वातावरण की आवश्यकता के अनुसार उनमें समायोजन या परिवर्तन करना सामंजस्य या सामंजन कहलाता है। चौथा, समतुल्यन। पियाजे के अनुसार व्यवस्थीकरण, आत्मसातीकरण और समंजीकरण को एक जटिल संतुलन स्थापित करने वाले कार्य के रूप में देखा जा सकता है। इस सिद्धांत में चिंतन में वास्तविक परिवर्तन समतुल्यन की प्रक्रिया से होती है। समतुल्यन उस क्रिया को कहते हैं जो संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। यह आत्मसातकरण और समंजन प्रक्रियाओं में संतुलन की स्थापना से संबंधित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।